स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। पर्सनालिटी का नाम है मोहम्मद ऑफ गजनी। तो मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में 3 इसेंशियल क्वेश्चन इंडिया में हमेशा पूछे जाते हैं कि वॉज ही अ परसिस्टेंट इन्वेडर। परसिस्टेंट इन्वेडर मतलब क्या वो सही में एक आक्रमणकारी था। सेकेंड थिंग, क्या मोहम्मद ऑफ गजनी ने 17 बार सोमनाथ का टेम्पल लूटा। डिड ही लूटेड सोमनाथ टेम्पल फॉर 17 टाइम्स। एंड तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि क्या मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ इस्लामिक राज इंडिया में शुरू हुआ। दैट डिड ही एस्टैब्लिश द इस्लामिक राज इन आवर कंट्री। सो ये 3 इसेंशियल क्वेश्चंस के ऊपर आज हम बात करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल सेशन आपको ये पता चलेगा कि ये 3 क्वेश्चंस के इसेंशियल आंसर्स क्या है। तो लेट्स गो वन बाय वन गाइस। तो इस पर्टिकुलर सेशन में शुरुआत में ही वी हैव टू सी कि मोहम्मद ऑफ गजनी की अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें समझनी है। तो एज फार एज मोहम्मद ऑफ गजनी इज कंसर्न, तो मोहम्मद ऑफ गजनी है ओके, उनका जो रेन है दैट इज समवेयर अराउंड 971 से लेके 1030। तो आप कह सकते हो कि आज से लगभग 1100 साल पहले ही यूज्ड टू रूल समवेयर अराउंड पर्शिया, अफगानिस्तान एंड इंडिया वाला रीजन। पर्शिया इज एन ओल्ड नेम ऑफ मॉडर्न डे ईरान, तो ईरान का पुराना नाम है। देयर आफ्टर ही केम इन टू रूल इन 998। तो 998 में he captured his entire empire and he came into rule and his capital was Ghazni। अब ये जो गजनी है that is a small town in area near अफगानिस्तान and इसके लिए इसको महमूद ऑफ गजनी भी बोला जाता है। गजनी is nothing but the capital of his entire empire and उसका जो एम्पायर था वो कुछ ज़्यादा बड़ा एम्पायर था नहीं। कुछ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, कुछ पार्ट ऑफ ईरान एंड कुछ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान जो तब पंजाब हुआ करता था। तो ये इसका एम्पायर था। तो उसके बाद में वी आर गोइंग टू सी कि गजनी जो है क्या वो परसिस्टेंट इन्वेडर था। वॉज ही रियली अ परसिस्टेंट इन्वेडर एंड क्या गजनी रियली लूटेड द सोमनाथ टेम्पल फॉर द 17 टाइम्स। तो इसमें जाने से पहले ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि यस ही वॉज अ परसिस्टेंट इन्वेडर। वो परसिस्टेंट इन्वेडर इसके लिए था बिकॉज ही हैड लूटेड इंडिया फॉर 17 टाइम्स। बट ये 17 इन्वेजन उसने अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग एरिया में किए थे, ना कि सोमनाथ टेम्पल के ऊपर। ही लूटेड सोमनाथ टेम्पल यस, बट ओनली वंस। तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो गजनी के 17 मेजर एक्सपेडिशंस या फिर 17 मेजर इन्वेजन्स इंडिया में कौन सा है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहला वाला जो इन्वेजन है गजनी का, ऑब्वियसली इट वाज ऑन अ फ्रंटियर ट्राइब। तो फ्रंटियर ट्राइब मतलब अभी का जो पंजाब का पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे ही स्टार्टेड टू कैरी आउट इन्वेजन। तो सबसे पहला वाला इन्वेजन था वो 1000 से लेके 1001 के बीच में ही उन्होंने किया था। तो इन बिटवीन दिस पीरियड ऑफ टाइम महमूद ऑफ गजनी हैड इन्वेडेड इंडिया एंड उस टाइम पे पेशावर, जिसका एंशियंट नाम है पुरुषपुरा में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी। ये राजपूताना डायनेस्टी है। तो एब्सोल्युटली अभी का जो पूरा पाकिस्तान वाला जो एरिया है एक ज़माने में इट वाज द हॉटबेड ऑफ द हिंदू कल्चरल एक्टिविटी। तो राजपूताना से डोमिनेटेड ये वाला जो एरिया है उसके ऊपर अटैक किया और यहाँ का जो रूलर है जयचंद उसको हरा दिया एंड ये वाला एरिया फेल इनटू द हैंड ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। अब ये एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, तो ये एरिया का सिग्निफिकेंस एक ही है। जैसे ही आपसे हाथ से पूरा का पूरा पाकिस्तान का पंजाब एरिया चला जाता है तो उसके वजह से आपके हाथ से खैबर पास एंड अफगानिस्तान वाला एरिया भी चला जाएगा। एंड खैबर पास इज़ दी ओनली गेटवे इन इंडिया। अगर आपको इंडिया पे अटैक करना है फ्रॉम वेस्टर्न साइड ऑन लैंड रूट तो आपके पास 2 ही एरियाज़ है, एक तो बोलन पास और एक है खैबर पास। खैबर पास काफ़ी आसान पड़ता है बिकॉज खैबर पास से आप नीचे उतरोगे पेशावर से तक्षशिला से आप नीचे डायरेक्टली आ जाओगे पानीपत, दैट इज़ कुरुक्षेत्र वाला एरिया, एंड फिर वहाँ से दिल्ली। तो ये बहुत ही प्लेन सिंपल रूट था इन्वेडर्स का। एंशियंट टाइम में इंडो ग्रीक्स भी इसी रास्ते से आए थे। उनके पहले अलेक्जेंडर भी इंडिया में इसी रास्ते से घुसा था। देयर आफ्टर फिर शकाज, पहलवाज वो भी इसी रास्ते से आए, सुल्तान्स भी इसी रास्ते से, एंड देयर आफ्टर फिर जो मुगल्स है दैट इज़ बाबर वो भी इसी रास्ते से इंडिया में आया। तो ये फर्स्ट बैटल काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज वी लॉस्ट द एंटायर पंजाब वाला एरिया टू द इस्लामिक इन्वेडर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर इन्वेजन था, नेक्स्ट मेजर इन्वेजन वाज ऑन मुल्तान।
तो मुल्तान वाला एरिया भी इंडिया के बेसिकली हाथ से चला गया, आप कह सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट मेजर इन्वेजन था उसमें भटिंडा इनके हाथ से चला गया। उसके बाद में जो मेजर इन्वेजन था वो वापस से ओके बैटल ऑफ छाछ भी बोला जाता है, ये पेशावर के अराउंड ही कहीं तो फाइट हुआ था, जिसमें कॉन्फेडरेसी ऑफ नॉर्थ इंडियन किंग थी। तो 4-5 मेजर रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया उस टाइम के एक साथ आए, जिसमें आनंद पाल का नाम सबसे बड़ा था। आनंद पाल वॉज बेसिकली पेशावर का हिंदुशाही रूलर एट दैट टाइम, बट एक कॉन्फेडरेसी भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई एंड गजनी के इन्वेजन के अगेंस्ट एक कॉन्फेडरेसी भी हार गई। एंड देयर आफ्टर फिर इन 1011 ओके, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हमें सबसे पहला इंस्टेंस मिलता है जहाँ पे मोहम्मद ऑफ गजनी ने लोकल टेम्पल को आइडल डिसेक्रेट किया, मतलब मूर्ति तोड़ी, एंड देयर आफ्टर पूरा टेम्पल भी लूट लिया। तो नगरकोट कैंपेन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी, यहाँ पे हम लोगों को कहीं ना कहीं पे तो अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं कि भाई टेम्पल लूटिंग इन्होंने चालू की। तो इसका मतलब इनके पहले इन्होंने टेम्पल लूटा था क्या? लोकल का लूटा हो सकता है, बट हमें उसके बारे में एज सच कोई सोर्सेस नहीं मिले हैं कंफर्म्ड वन। देयर आफ्टर फिर जो नेक्स्ट मेजर जो इन्वेजन है, ये 3 इन्वेजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले अगेन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाउंड्री वाला एरिया है। देयर आफ्टर ठानेसार, ठानेसार कहाँ पे आता है दोस्तों? ये कैपिटल भी हुआ करती थी एक ज़माने में हर्षवर्धन की, राइट? तो ये वाला जो एरिया है वो कुरुक्षेत्र का एरिया है। एंड देयर आफ्टर फिर कश्मीर, तो मतलब कश्मीर से लेके हरियाणा तक का सारा टेरिटरी वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि डिफीट करने के बाद ये अनेक्सेशन नहीं करते थे। अनेक्सेशन का क्या मतलब हुआ कि वो टेरिटरी अपने में जोड़ नहीं लेता था, ये लोकल रूलर्स को वापस से उनकी टेरिटरी दे देता था और उनसे एक ट्रिब्यूट, बूटी, आप हफ्ता भी कह सकते हो उसको, वो वसूला करता था। तो ये 3 मेजर एक्सपीडिशन की वजह से इंडिया के हाथ से क्या चला गया? कश्मीर से लेके हरियाणा तक का एरिया। एंड देयर आफ्टर जो नेक्स्ट वाला जो इन्वेजन है 1018, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन 1018 मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक्ड मथुरा। अब मथुरा एंशियंट इंडिया का टेम्पल टाउन भी है, ट्रेडिंग टाउन भी है, तो मथुरा वॉज क्वाइट रिच एट दैट टाइम। एंड यहाँ पे पहली बार अल उद्बी ने, अल उद्बी वॉज द कंटेम्प्रेरी राइटर, तो उसने लिख के रखा है दैट ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ मथुरा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी। तो गजनी ने टेम्पल तोड़े या फिर टेम्पल डिसेक्रेट किए, इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई टेम्पल तो उन्होंने लूटा ही नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि भाई बहुत बड़े लेवल पे लूटा। तो इसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि कंटेम्प्रेरी ऑथर, मतलब उस ज़माने के जो हिस्टोरियन है, वो खुद लिख के रख रहा है कि भाई इन्होंने टेम्पल तोड़ा है और टेम्पल लूटा है। एंड देयर आफ्टर फिर 1021 में कनौज तक का एरिया इनके हाथ में पड़ गया। अब कनौज जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन था एंशियंट इंडिया में। कनौज वॉज ऑल्सो कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की इनिशियल कैपिटल थानेसार थी, बट बाद में उन्होंने कैपिटल अपनी कनौज में शिफ्ट कर ली थी। तो यू कैन क्लियरली इमेजिन जो लास्ट, और यू कैन से दैट द लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर हर्षवर्धन जो थे, उनकी दोनों कैपिटल जो थी, ओके, दिस कैपिटल वॉज रैंसैक्ड एंड इट वॉज लूटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी। एंड देयर आफ्टर फिर 1023 में ग्वालियर के ऊपर उन्होंने अटैक किया और ग्वालियर भी इन्होंने लूट लिया। एंड अल्टीमेटली आप ये मैप में क्लियरली देख सकते हो कि फुटप्रिंट ऑफ इस्लामिज्म इन इंडिया स्टार्टेड टू एनहेंस। अफगानिस्तान से इन्होंने अटैक करना चालू किया। सबसे पहले तो इन्होंने पाकिस्तान वाला एरिया कैप्चर किया, दैट इज पेशावर, देयर आफ्टर मुल्तान, एंड देयर आफ्टर ही कैप्चर्ड कश्मीर, देयर आफ्टर थानेसार भटिंडा वाला एरिया, एंड देयर आफ्टर फिर कन्नौज, एंड देयर आफ्टर फिर ग्वालियर। तो एंटायर नॉर्थ इंडिया में जब इन्वेजन चल रहा था मोहम्मद ऑफ गजनी का, सो एट दैट टाइम इसके पीछे के रियल रीजंस क्या थे वो तो देखेंगे ही हम थोड़े टाइम में। बट ये जब इन्वेजन्स हो रहे थे, ओके, ये इन्वेजन के पीछे उनका एक ही मोटिव था कि भाई जाओ लूटो और वापस चले आओ। एंड बाय 1023 मतलब रफली 20 ईयर्स में ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया जो है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आप बोल सकते हो, इट वॉज इन द हैंड ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। एंड देयर आफ्टर फिर 1025 में उनका लास्ट ग्रेट इन्वेजन इन इंडिया, राइट? सो ये लास्ट ग्रेट इन्वेजन था अगेंस्ट सोमनाथ, ओके। तो सोमनाथ ऑब्वियसली इज इन मॉडर्न डे गुजरात। तो सोमनाथ टेम्पल ऑब्वियसली, अब इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, ओके। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ जो है उसमें एक फ्लोटिंग ज्योतिर्लिंग था, मतलब इसका जो ज्योतिर्लिंग था वो हवा में ऐसा तैर रहा था। ऑब्वियसली इसके पीछे का साइंस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से लेके इसको ऐसे मैनेज किया गया था कि दैट पर्टिकुलर शिवलिंग वाज फ्लोटिंग। तो जब मोहम्मद ऑफ गजनी ने इस पर्टिकुलर टेम्पल पे अटैक किया
तो लोकल हिंदू रूलर्स ट्राइड टू डिफेंड इट, बट अल्टीमेटली मोर देन 500 हिंदूज वेर मर्डर, सॉरी 5000 हिंदूज वेर मर्डर, एंड ये पूरा का पूरा टेम्पल लूटा गया। फिर ये भी स्टोरी इसके पीछे बताई जाती है कि ये जो शिवलिंग है उसको तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद ये ले जाके जो गजनी में मस्जिद है, मस्जिद के सीढ़ियों में वो शिवलिंग के बचे कुचे जो छर्रे हैं उन्होंने लगा दिए। बट ये स्टोरी कितनी ट्रू है कितनी नहीं है ये अभी भी डिबेटेबल है। ये डिबेट क्यों होती है दोस्तों? डिबेट होती है हिस्टोरियोग्राफी के वजह से। आपके सामने एक फैक्ट आया, अब फैक्ट को आप इंटरप्रेट कैसे करोगे, ये होती है आपकी हिस्टोरियोग्राफी, मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफीज़ हैं, जैसे कॉलोनियल फिलोसॉफी है जो हमेशा ऐसे हिस्ट्री बताएगी आपको कि भाई देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। उसके बाद में फिर एक मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन है, तो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन आपको इस तरीके से हिस्ट्री बताएगी कि भाई पूरे इंडिया में या फिर पूरे दुनिया के हिस्ट्री में सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू हैव एंड हैव नॉट, दैट इज अपर क्लास एंड लोअर क्लास, एंड अपर क्लास में कोई भी हो तो वो एक्सप्लॉयटेशन करते आ रहा है। तो ये बताएंगे कि पहले के ज़माने में जो हिंदू बुद्धिस्ट जैन रूलर थे उन्होंने भी एक्सप्लॉयटेशन किया है। फिर ये आपको ये भी बताएंगे कि भाई 18, 19 एंड 20th सेंचुरी में मराठाज ने भी तो टेम्पल लूटे थे, राइट। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस आर्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी आपके पास डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस अवेलेबल है, ओके। बट हमें सिर्फ फैक्ट देखने हैं, और फैक्ट देखने के बाद दो लेक्चर के बिगिनिंग में 3 क्वेश्चन हमने देखे थे, वी विल सी दी आंसर्स ऑफ दोज 3 क्वेश्चन। एंड देयर आफ्टर लूटिंग द सोमनाथ टेम्पल व्हेन ही वाज गोइंग बैक, ये जब वापस जा रहा था तो जाट ट्राइब ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, और अटैक करके इनको ऑलमोस्ट भागने पे मजबूर कर दिया था। सो इन ऑर्डर टू एवेंज इट, रिवेंज लेने के लिए ये बंदा वापस आया 1027 में, और इसने जाट ट्राइब्स को नॉर्थ इंडिया में जो थे उनको हरा दिया। एंड हराने के बाद देयर आफ्टर ही डाइड, 1030 में, दैट इज 1030 में ही डाइड। ये अभी हमने देखा था थोड़े टाइम पहले, ओके। तो इतने सारे जो इन्वेजन इंडिया पे इन्होंने किए, और रफली फॉर 27 ईयर्स इसने जो इंडिया को लूटा, तो ये लूटने के पीछे का रीज़न क्या था? सो व्हाट वाज द रियल रीज़न ऑफ हिज इन्वेजन? तो रियल रीजंस जो है ऑब्वियसली वो ये 3 हैं। सबसे पहले तो ही वॉज रूलिंग गजनी एरिया, दैट इज़ अफगानिस्तान वाला एरिया। अफगानिस्तान वाला एरिया स्टिल अ डेजर्ट टुडे, आज भी रेगिस्तान है, 1000 साल पहले भी ये पूरा का पूरा रेगिस्तान ही था। सो ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ आर्मी को आप खिलाओगे पिलाओगे क्या, पैसा कहाँ से दोगे। सो दैट्स वाई फॉर दिस पीपल इन्वेजन वॉज द ओनली वे फॉरवर्ड। नॉट ओनली महमूद ऑफ गजनी के पहले जितने भी टर्किश रूलर थे या फिर अरेबिक रूलर थे, उनके पास एज सच कोई फ्लरिशिंग ट्रेड एक्टिविटी या फिर एज सच कोई फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी ही नहीं। तो अगर आर्मी मेंटेन करनी है तो आर्मी के साथ रेड करो, रेड करके बूटी ऑब्टेन करो, और बूटी ऑब्टेन करके आर्मी को पैसा दो, एंड अपनी कैपिटल या फिर अपनी जो टेरिटरी है उसको और अच्छा बनाओ। दैट वॉज द मोटिव। एंड ऑब्वियसली इंडिया में तो यू कैन क्लियरली सी ही हैड अटैक थानेसर, ही हैड अटैक कन्नौज। क्यों? बिकॉज थानेसर एंड कन्नौज वेर द कैपिटल सिटीज ऑफ द लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर। सो एक्यूमुलेटेड वेल्थ वॉज देयर आफ्टर इसने मथुरा पे भी अटैक किया, सोमनाथ पे भी अटैक किया। क्यों? बिकॉज ये हज़ारों साल पुराने मंदिर है, तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ इन मंदिरों में भी थी। सो वी कैन क्लियरली कंक्लूड दैट ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रिचेस ऑफ इंडिया। एंड ये रिचेस मतलब ये जो पूरा का पूरा जो सोना है या फिर जो पैसा है, इसको लूट के ये लेके गया वापस गजनी में। एंड गजनी को इसने बहुत अच्छी कैपिटल बनाई थी। तो 11th सेंचुरी में जितने भी मॉडर्न उस टाइम के ट्रेवलर्स गजनी में जो गए थे, उन्होंने गजनी के बारे में वही लिखा है कि इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ से पैसा जा रहा था। देयर आफ्टर नीड ऑफ फाइनेंसेस फॉर द वेस्टर्न एक्सपीडिशन। तो वेस्टर्न एक्सपीडिशन का मतलब होता है काबा, ओके। तो मक्का एंड मदीना में आपका काबा है, तो मक्का एंड मदीना वाला जो एरिया जिस इस्लामिक किंग के हाथ में है, ऑब्वियसली वो इस्लामिक किंग इज़ द रूलर ऑफ द एंटायर इस्लामिक फ्रैटर्निटी। तो हर एक इस्लामिक रूलर का ये एक सीक्रेट हिडन एम्बिशन होता था कि मक्का एंड मदीना अपने हाथ में आ जाए। बट मक्का एंड मदीना मतलब सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर अटैक करना है तो आपको क्या लगेगा? पैसा लगेगा, राइट। तो दैट्स वाई जितने भी इंडिया के ऊपर इस्लामिक इन्वेजन हुए हैं, वी कंसिडर देम एज इन्वेडर बिकॉज द रियल मोटिव वॉज टू कैरी आउट लूट फ्रॉम इंडिया and use it for the expedition on the Makkah and Medina or Saudi Arabia, okay. And last में एक religious reason तो था ही, okay. Ultimately it's medieval India, medieval world, 11th century AD में each and every king wanted to glorify his religion.
तो ऑब्वियसली मोहम्मद ऑफ गजनी को भी अपना रिलीजन ग्लोरीफाई करना था, एंड अगर अपना रिलीजन ग्लोरीफाई करना है तो दूसरे के रिलीजन के ऊपर हानि पहुंचानी पड़ेगी, और ये एंशियंट टाइम से होता आ रहा है। ओके, कोई नई चीज़ नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल पुष्यमित्र शुंगा जो है, सो व्हेन ही हैड बिकेम किंग ऑफ इंडिया बाय डिफीटिंग द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यंस को हरा के जब वो किंग बने थे, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हर एक बुद्धिस्ट मॉन्क के सर के ऊपर 100 गोल्ड कॉइन का इनाम रख दिया था। ओके, वैसे ही फिर 6th सेंचुरी एडी में शशांक ऑफ गौड़ा नाम का एक रूलर था जो बिहार बंगाल के एरिया में रूल करता था। उन्होंने अल्टीमेटली जाके जो बोधि ट्री है जिसके नीचे बैठ के गौतम बुद्धा ने पूरा एनलाइटनमेंट लिया था, वो बोधि ट्री को तोड़ दिया। तो डिसेक्रेशन इज समथिंग दैट यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी रिलीजन। ये आपको याद रखना है दोस्तों। एंशियंट मीडिएवल टाइम में अभी का जो कंसेप्ट ऑफ इंडिया है, ओके, वो कंसेप्ट ऑफ इंडिया इतना चलता नहीं था। ओके, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हर एक लोकल रूलर या फिर हर एक जो रूलर है उसको अपना रिलीजन ग्लोरीफाई करने के लिए दूसरों के रिलीजन को खराब दिखाना पड़ता था। तो अब आप सोचिए, गजनी अपनी आर्मी लेके आएगा इंडिया में, और आर्मी लेके आने के बाद उनको टेम्पल दिखा, तो ऑब्वियसली वो टेम्पल क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। सो वन रिलीजियस रीजन वाज ऑल्सो देयर। बट इसमें आपको यही चीज़ समझनी है, जैसे मैंने आपको पुष्यमित्र शुंगा का एग्जाम्पल दिया, शशांक ऑफ गौड़ा का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो ये जो डिसेक्रेशन या फिर मूर्ति तोड़ना या फिर कुछ चीज़ें खराब करने वाली जो ये है, ओके, एटीट्यूड है, वो ऑब्वियसली हर एक किंग में उस टाइम पे होता था। एंड देयर आफ्टर फिर ये जब हो रहा था तो इंडिया इसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर पाया? व्हाई इंडिया कुड नॉट प्रिवेंट द अटैक ऑफ द महमूद ऑफ गजनी? तो अटैक प्रिवेंट ना करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द नॉर्थ इंडियन किंग्स। तो नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम वाज रूल्ड बाय वेरी बिग राजपूताना किंगडम। ये बड़े बड़े राजपूताना किंगडम में हमारे पास है पाला डायनेस्टी जो बंगाल बिहार के अराउंड रूल करती थी। देर आफ्टर गुर्जरा प्रतिहारा हमारे पास है जो राजस्थान गुजरात ये एरिया में रूल किया करते थे। एंड देर आफ्टर हिंदू शाही डायनेस्टी हमारे पास है जिसके बारे में अभी हमने देखा था, जो रफली पंजाब वाले एरिया में रूल करती थी। अब राजपूत का सबसे ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम एट दैट टाइम वाज देयर एटीट्यूड इटसेल्फ। तो राजपूत लोगों के लिए ब्रेवरी बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, एंड ब्रेवरी का मतलब वॉरफेयर। तो बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड इन द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम इनके अपने बीच में ही झगड़े थे। तो इसके वजह से जब पहला इन्वेजन हुआ, ओके, ऑन दी हिंदू शाही डायनेस्टी, एट दैट टाइम गुर्जरा प्रतिहारा, इवन जाट रूलर्स और पाला रूलर्स इनके मदद के लिए गए नहीं। तो हिंदू शाही पहले हार गई, और फिर हिंदू शाही के बाद ये आ गए गुर्जरा प्रतिहारा के एरिया में। तब गुर्जरा प्रतिहारा ने हिंदू शाही को सपोर्ट करना चालू कर दिया, बट तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। महमूद ऑफ गजनी इंडिया में बहुत अंदर तक तब घुस चुका था। सो लैक ऑफ यूनिटी जो है अमॉन्ग द राजपूत रूलर, that was primary reason responsible for the invasion of महमूद ऑफ गजनी। वरना महमूद ऑफ गजनी जो है वो अ ट्राइबल पर्सन के अगेंस्ट पूरी की पूरी इंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी वो आसानी से टिक जाती। बट वो टिकती कब? जब यूनिटी होती तब। ये कोई भी किंग में अपने में यूनिटी नहीं थी, हर एक किंग अकेला अकेला खेलते गया, एंड उसी की वजह से अल्टीमेटली प्रॉब्लम हुआ। आपने अगर सम्राट पृथ्वीराज मूवी भी देखी होगी तो पृथ्वीराज के अगेंस्ट जयचंद ऑफ गढ़वाल ने जो कॉन्स्पिरेसी की वो मूवी में दिखाई गई है। तो वो काफ़ी कॉमन चीज़ थी एट दैट टाइम राजपूताना सोसाइटी में। सेकेंड थिंग, यूज़ ऑफ कैवलरी एंड एलिफेंट। तो इंडिया में ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल फोर्स है वो हमेशा एलिफेंट का होता है। तो हमारे पास एलिफेंट बहुत है, तो हम आर्मी में एलिफेंट को ज़्यादा डिप्लॉय करते हैं। बट सेंट्रल एशियन ट्राइब जब इंडिया में आती है तो वो लेके आते हैं घोड़े। नाउ हॉर्स या फिर कैवलरी जो है दैट ऑलवेज गिव्स यू दी स्विफ्टनेस, दी एजिलिटी। तो स्विफ्टनेस एंड एजिलिटी के वजह से यू कैनॉट कम्पीट देम विद द एलिफेंट फोर्स। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की यूज़ ऑफ द गन पाउडर। इंडिया में गन पाउडर दैट इज़ बंदूक, ओके, इसका अगर इस्तेमाल करना किसी ने सबसे पहले चालू किया था तो ये थे टर्क रूलर्स। तो ये जब गजनी अपने साथ आता था ऑब्वियसली गन पाउडर तोफ वगैरह लेके आता था, जिसके आवाज़ से ये हाथी डर जाते थे, और हाथी जैसे ही डरेंगे तो ऑब्वियसली वो उल्टे दिशा में मतलब अपने ही सैनिकों के ऊपर भाग जाते थे। तो उसके वजह से इन हाउस डैमेज इंडिया के सोल्जर्स में बहुत ज़्यादा होता था। सो दिस कैवलरी वर्सेस एलिफेंट इज ऑल्सो द रीज़न। एंड देयर आफ्टर फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ओके, इंडिया बहुत ज़्यादा अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन में है, राइट। जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया में आज भी चलता है, राइट। तो ये डिवीजन जो है उसके वजह से जो साउथ इंडियन किंग है वो नॉर्थ इंडियन किंग्स के हेल्प के लिए कभी गए ही नहीं, ओके। साउथ में एट दैट टाइम छोला डायनेस्टी वॉज द रूलर। छोला डायनेस्टी के दो सबसे इंपॉर्टेंट किंग जो है दैट इज राजा वन एंड राजेंद्र वन,
जिनको एंशियंट साउथ इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग भी माना जाता है। तो वो दोनों के जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है उसमें नॉर्थन इंडिया के इन्वेजन के बारे में लिखा भी नहीं गया था। तो ये क्लियरली बताता है कि ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन थी जिसके वजह से साउथ इंडिया के जो हिंदू रूलर थे एट दैट टाइम दे कुड नेवर गो एंड हेल्प द नॉर्थ इंडियन रूलर। तो ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसके वजह से भी वी कैन से दैट कि महमूद ऑफ गजनी could easily come into India and he could easily invade India, he could easily loot India and go back. Okay. Thereafter फिर लास्ट वन वॉज इट अ डार्क एज। तो डार्क एज आप तब बोलोगे जब कंट्री में सब कुछ गड़बड़ 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 हो रही है, राइट। बट एट दैट टाइम जब गजनी का इन्वेजन हो रहा था तब कुछ अच्छी चीज़ें भी सोसाइटी में हो रही थी। क्या हो रही थी? तो ग्रेट रूलर्स ऑफ द साउथ वेयर देयर, चालुक्याज ऑफ कल्याणी, देयर आफ्टर फिर छोला रूलर्स वेयर देयर, राइट। कल्याणी इज बेसिकली इन मॉडर्न डे गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया एंड देयर आफ्टर फिर साउथ में आपको छोलाज मिलेंगे। जैसे कि ये मैप में अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये छोलाज के अंडर था साउथ इंडिया में। तो ग्रेट रूलर्स वेर देयर इन इंडिया इवन व्हेन महमूद ऑफ गजनी वाज इन्वेडिंग इंडिया। ओके, देयर आफ्टर फिर आर्ट एंड कल्चर में भी इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो साउथर्न टेम्पल आर्किटेक्चर है जिसको द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जाता है, वो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ। तो तंजावर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता होगा, बृहदेश्वरा टेम्पल, राजराजेश्वरा टेम्पल एंड ऐरावतेश्वरा टेम्पल, ये तीनों को मिला के तंजावर टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। तो ये जो तंजावर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये तंजावर टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी इसी टाइम पीरियड पे बना है। तो राजा राजावन एंड राजेंद्र वन, यू कैन क्लियरली सी इनका जो टाइम पीरियड है ये सेम टाइम पीरियड है जब नॉर्थ इंडिया में इन्वेजन हो रहा था। एंड देयर आफ्टर फिर एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न, देन सोसाइटी में भी एज सच लार्ज स्केल कन्वर्जन एक्टिविटीज़ हम लोगों को नहीं मिली है। तो भले ही मोहम्मद ऑफ गजनी ने इन्वेजन किया, इन्वेजन करने के बाद टेम्पल लूटे, पैसा लूट के चला गया, बट हमारे पास एज सच कोई फोर्सिबल कन्वर्जन या फिर लार्ज स्केल कन्वर्जन के कोई भी एज सच एविडेंसेस हम लोगों को नहीं मिले हैं। गॉट इट? तो हम लोग इसको डार्क एज बोल सकते हैं क्या? तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ डार्क एज एट ऑल, because we can see कि great dynasties were there in India, great rulers were there in India, great temples were being built in India at that time, and even societies में जो ancient religion चलते आ रहे थे, that is Hindus, Buddhist, Hindu, Buddhist and Jain, ये तीनों religion North as well as South India में at that time flourishing religion थे। okay? and इसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि जब गजनी का इन्वेजन इंडिया पे हो रहा था तो साउथर्न किंग मतलब ये जो छोला किंग है वो उस टाइम पे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आइलैंड के ऊपर कैप्चर कर रहे थे या फिर कब्जा कर रहे थे। तो ओवरसीज एक्सपीडिशन भी इंडिया में एट दैट टाइम चल रहे थे। सो अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड कि भाई ये डार्क एज था क्या? तो नहीं था। ओके, सो सीरीज के ये सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 सवाल पूछे थे दोस्तों। वॉज महमूद ऑफ गजनी अ परसिस्टेंट इन्वेडर? तो वो आक्रमणकारी था क्या? तो यस, वो आक्रमणकारी था, बिकॉज 17 बार इंडिया को लूट के ये वापस गया है। और लूटने का पर्पस भी हमने देखा कि पैसे चाहिए थे। क्यों? कैपिटल बिल्ड करनी थी गजनी, आर्मी को पैसे देने थे, एंड देयर आफ्टर फिर मक्का मदीना वाला एरिया कैप्चर करना था। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था कि भाई सोमनाथ टेम्पल के ऊपर 17 बार इन्वेजन हुआ क्या? तो नहीं, हमने 17 में से 12 मेजर इन्वेजन देख लिए इनके। ओके, पर 12 मेजर इन्वेजन में से एक ही इन्वेजन था, वो सोमनाथ टेम्पल पे हुआ था। 17 बार इन्वेजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज एक ही बार इन्वेजन किया तो सब कुछ लूट के चला गया, तो वापस इन्वेड थोड़ी ना करेगा वो एरिया पे, नया एरिया ढूंढेगा। जैसे मथुरा टेम्पल को इन्वेड कर लिया, अब मथुरा वापस क्यों जाएंगे वो? तो वो गए दूसरे वाले टेम्पल में। ओके, तो कहाँ पे गया वो गया सोमनाथ टेम्पल पे। तो डिफरेंट टेम्पल्स वेर लूटेड बाय गजनी। एंड फिर तीसरा क्वेश्चन है कि वॉज इट एन एडवेंट ऑफ इस्लामिक राज इन द कंट्री? तो इस्लामिक राज इससे इंडिया में आया क्या? तो एब्सोल्युटली नहीं आया, राइट। ये जो इन्वेजन थे, ऐसे बहुत सारे इन्वेजन इंडिया में 700 से लेके 1000 AD तक हो चुके थे। हु इज़ द फर्स्ट इन्वेडर इन इंडिया? तो मोहम्मद बिन कासिम इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया, हु इन्वेडेड इंडिया इन 712 AD। तो गजनी का जो इन्वेजन है, वैसे इन्वेजन इंडिया में 700 के ऑनवर्ड होते रहते थे। तो इस्लामिक राज इंडिया में आया क्या? नहीं। इस्लामिक फुटप्रिंट इंडिया में आया क्या? नहीं, बिकॉज वो पहले से ही चलता आ रहा था। और प्रॉपर इस्लामिक राज इंडिया में एस्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट है वो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने इंडिया में सल्तनत एस्टैब्लिश की 1206 में। उनके बारे में देखेंगे कभी बाद में, नॉट राइट नाउ।
ओके, सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइज। जो 3 क्वेश्चन हमने देखे थे वो 3 क्वेश्चन के सवाल आपको ज़रूर मिल गए होंगे। सो आपका क्या कहना है महमूद ऑफ गजनी पे ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ गया देन हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, मेरा काम है आपको फैक्ट देना। तो मैंने आपको फैक्ट दिए है, इसका इंटरप्रिटेशन देना भी मेरा काम है, वो भी मैंने आपको दे दिया कि इंटरप्रिटेशन इसका क्या हो सकता है। ओके, बट इंटरप्रिटेशन के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पुराना टॉपिक है, एंड हिस्ट्री शॉल ऑलवेज बी जज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हिस्ट्री को आपको 1100 साल पहले के नज़र से ही देखना है, नॉट फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम। अगर प्रेजेंट टाइम से देखोगे तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें बुरी ही लगेंगी, बट कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम से अगर देखोगे तो कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम से इंडिया में क्या चल रहा था और गजनी के इन्वेजन का एक्चुअल मतलब क्या था, ये हमने इस लेक्चर में देखा। ओके, सो फाइनली गाइज, माय नेम इज साइनिल नागरे। थोड़ा प्रमोशन तो बनता है राइट इन द एंड। सो आई एम हिस्ट्री ऑप्शनल फैकल्टी ओवर हियर। हमने हिस्ट्री ऑप्शनल का एक बैच चालू किया है विच इज़ फ्रॉम 30th of September। तो 30th of September के बाद मेरे अभी तक हार्डली इनिशियल के जो 3 या 4 लेक्चर है वही हुए हैं, एंड वी आर गोइंग टू क्लोज द एडमिशन ऑन 10th of October। सो इफ़ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड देन आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है टू जॉइन द बैच विथ मी। और आपको मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल का प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए? तो आपको मेरे साथ करना चाहिए बिकॉज मुझे खुद को 300+ मार्क्स हिस्ट्री में लाने का एक्सपीरियंस है। आई हैव डन इट, और मैंने ये मार्कशीट भी यूट्यूब के दूसरे चैनल्स पे शेयर करके रखी है। देयर आफ्टर जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो सारे पीपीटी ड्रिवन होते हैं, और जब पीपीटी ड्रिवन लेक्चर होते हैं तो कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है। थर्ड थिंग, हम लोग इस पर्टिकुलर बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स भी देंगे और प्रिंटेड नोट्स भी देंगे। हैंड रिटन नोट जो है वो मेरे क्लास का क्रक्स होगा, तो अगर आपको रनिंग नोट नहीं बनाना है तो आप वो सिर्फ क्रक्स यूज़ करके आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और प्रिंटेड मटेरियल जो होगा वो ऑब्वियसली जितने भी रेफरेंस बुक है उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकाल के मैंने आपको प्रिंटेड मटेरियल में प्रोवाइड किए हैं। इस क्लास में मैं कुछ आंसर राइटिंग के सेशंस भी लूँगा। ऑब्वियसली अगर 300+ मार्क्स आपको लाने हैं ऑप्शनल में तो आपको उतनी आंसर राइटिंग के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, सेकेंडरी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, दैट इज़ पेपर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। सो मुझे 300+ लाने का एक्सपीरियंस है, तो आई कैन शेयर दैट एक्सपीरियंस विथ यू कि भाई 300+ ऑप्शनल में एग्जैक्टली टारगेट कैसे कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के वजह से ऑब्वियसली आई थिंक कि you should join, if you are from history optional background, the batch with me, and at Study IQ we always believe at the affordable price। तो बेसिकली हम लोगों का जो रेट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपीज़ है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, माई कोड इज़ SN Live। तो SN Live कोड यूज़ करके आप ज़रूर इस पर्टिकुलर बैच का फ़ायदा उठाइए इफ़ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड। बट इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल बैकग्राउंड, ओके, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शनल है, तो हमारे पास GS बैच भी है जिसमें मैं कुछ हिस्ट्री के लेक्चर्स भी लूँगा एब्सोल्युटली। तो अगर आपको मुझसे हिस्ट्री पढ़नी है या फिर आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट रखना है देन फील फ्री टू जॉइन द बैच। GS का बैच है, हमारा लास्ट बैच रहेगा इस साल का। इस साल में ये वाले बैच के बाद हम लोग और कोई बैच लॉन्च नहीं करने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अगर आपको अगला या फिर 2024 का भी अटेम्प्ट देना है तो हमेशा याद रखना, आप जितने जल्दी प्रिपरेशन चालू करोगे उतने जल्दी आपको फ़ायदा होने वाला है। और ऑब्वियसली हमारी फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी है, जितना एक्सपीरियंस मुझे उतना ही बाकी सारी फैकल्टीज़ को भी है। तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो अगर आपका GS फाउंडेशन का कोर्स करने का मन है तो ऑब्वियसली फील फ्री टू जॉइन आवर कोर्स। यू कैन अगेन यूज़ द कोड SN Live एंड जॉइन दिस बैच इन ऑर्डर टू अवेल द डिस्काउंट। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये वाला कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। एंड फाइनली गाइज, ठीक है, सो ये 2 मेरे चैनल्स हैं। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए, आपको ये वाली सारी PPTs, अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए देन जॉइन दिस पर्टिकुलर चैनल। थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। एंड फाइनली फिर राइट अगेन आई एम सेइंग कि इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, बट कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी भले ही है, it's a fact in India that Islamic rule was there for approximately 800 years। ये लोग भले ही बाहर से आए बट बाहर से आने के बाद ये इंडिया में रहे, इंडिया में रह के ये इंडियन बने। एंड इस्लाम वॉज नॉट द फर्स्ट रिलीजन टू कम इन टू इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्यंस भी इंडिया में बाहर से आए थे, उसके बाद में इंडो ग्रीक, शकास, कुशानास, पहलवास, हुनास, इंडिया में बहुत सारे आक्रमण हुए हैं।
और जो भी बाहर से इंडिया में आए उन्होंने इंडिया का कल्चर अपनाया, इंडिया में सेटल डाउन हुए एंड अल्टीमेटली एंशिएंट इंडिया में भी एंड मीडिएवल इंडिया में भी people of all religions have lived harmoniously together. Not only Hindu, Muslim, Buddhist, Jains were also there. Thereafter फिर कुछ दूसरे रिलीजन के भी लोग जो है वो इंडिया में एंशियंट टाइम से ही आपको मिलेंगे। तो इसके लिए कोई भी कंट्रोवर्सी आपको नहीं करनी है इस टॉपिक के ऊपर, आपको सिर्फ समझना है, नॉलेज जो है उसका इस्तेमाल करके बैड वर्क या फिर कोई भी गलत चीज़ें आपको नहीं करनी है। सो आई होप आई एम क्लियर। तो गजनी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इसेंशियल इंफॉर्मेशन, वही मुझे आपको देनी थी एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव गिवन टू यू। सो थैंक यू सो मच गाइस, विल स्टॉप दिस सेशन, विल मीट अगेन, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।